हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिमानी। के इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नए टॉपिक्स जो बीएड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यूपी टेट के टॉपिक होते हैं या शिक्षा शास्त्र के जो टॉपिक होते हैं उसको मैं डिस्कस करती हूँ और आपको समझाती रहती हूँ। और अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अधिगम। आज मैं समझाऊँगी आपको अधिगम के बारे में। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्रीय भाषा में हम लोग अधिगम कहते हैं, वैसे नॉर्मली भाषा में हम लोग सीखना कहेंगे। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम जब से हम लोगों का जन्म होता है और मृत्यु तक जो प्रक्रिया चलती है उसे हम लोग अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ज्ञान को अर्जन करते हैं उसे या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब कोई चीज़ हम लोग सीख जाते हैं तो उससे हम लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है उसे हम लोग अधिगम कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं, हम लोग सुबह उठना चाहते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा। हम लोग सुबह उठेंगे तो इसमें परिवर्तन जो आ रहा है उसे हम लोग अधिगम कहेंगे। अब हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने उनकी परिभाषाएं दी हैं अधिगम के बारे में। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो सीखना है वो आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों और अभिवृत्तियों को से जिसका निर्माण होता है, जिसका हम अर्जन करते हैं, वही अधिगम कहलाता है। तो जैसे मैंने उदाहरण में बताया था कि अगर हम सुबह उठने की आदत डालते हैं तो हम लोग जो आदतों में हम लोगों के अंदर परिवर्तन आता है वही हम लोग वो अधिगम कहते हैं, उसको ही हम लोग अधिगम कहें। पहले हम लोगों ने अधिगम का अर्थ जाना था, अब हम उसके कुछ कारक जान लेते हैं। कारक दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत कारक के बारे में जान देखते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए, ये नहीं कि बीच में छोड़ जाइए, नहीं तो ये स्किप हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आ गया फिर आप भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना कर घुमा कर यही दी जाती है। तो सब टॉपिक को अच्छे से आप समझिएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। व्यक्तिगत कारक में क्या क्या आएंगे? व्यक्तिगत कारक में शारीरिक क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है? अगर कोई बच्चा थका हुआ है तो वो अधिगम यानी कि सीखेगा कम। बात समझ रहे हैं ना? जो अगर बच्चा कोई ज़्यादा थका हुआ है तो वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होगा, वो बस लेटा रहेगा, इधर उधर पड़ा रहेगा। लेकिन अगर जिस बच्चे के अंदर एनर्जी है, जो थका नहीं है, वो जल्दी से सीखेगा, है ना। दूसरा आएगा आयु तथा परिपक्वता। जैसे आयु बढ़ती रहती है वैसे ही हम लोग सीखते जाते हैं और जल्दी से सीख जाते हैं। जैसे छोटे पर हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं कि छोटे बड़े 1 घंटे में याद होते हैं, 2-3 दिन में याद हो रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमें एकदम से कोई चीज़ समझा रहे हैं, एकदम से हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, समझ जाते हैं। तीसरा आ जाएगा हमारी आवश्यकताएं भी बालक के व्यक्ति के मन में या शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अधिगम में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो आवश्यकताएं, यदि व्यक्ति को कुछ आवश्यकता है, कुछ उसकी नीड है, किसी को ज़रूरत है कुछ सीखना, जैसे किसी को ड्राइंग सीखना है कि हाँ मुझे ये ड्राइंग बनानी है, उसका कंपटीशन है कल, तो आज उसको सीखना ही सीखना है कि ये कमल का जो फूल होता है किस तरीके से बनाना है, ग्लास कैसे बनाना है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं, है ना। तो उसकी जो आवश्यकता होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है सभी के बच्चे के लिए। चौथा आ जाएगा हमारा बुद्धि। बालक की जो बुद्धि होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अगर बच्चे के IQ लेवल अच्छा होगा, ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से सीख जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का IQ लेवल कम होगा तो वो धीरे धीरे सीखेगा। कुछ बच्चे होते हैं छोटे से सीख जाते हैं, चलना जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं 1 साल में सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, तो ये IQ लेवल भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 5वां आ जाएगा हमारे व्यक्तिगत रुचियाँ। जो व्यक्ति की जो रुचियाँ होती हैं, रुचि मैंने जब बताई, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को पढ़ने को कह रहे हैं किसी बच्चे को, तो वो कुछ तोड़ा फोड़ी कर रहा है, उसको तोड़ रहा फिर जोड़ रहा है, तो उसके अंदर मैकेनिकल जो एबिलिटीज़ जो होती हैं अलग अलग वो होती हैं।
किसी व्यक्ति की रुचियाँ अलग-अलग होती हैं। एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। जैसे आप मेरा हाथ देख रही हैं, 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। एक बड़ी, छोटी, उससे छोटी, ये सब एक बराबर नहीं है ना। वैसे ही व्यक्ति की जो रुचियाँ होती हैं वो अलग-अलग होती हैं। तो जानना सबसे ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर कौन-सी जो रुचि है वो उसको विकसित की जाए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ध्यान। जो ध्यान होता है वो भी हमारे बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर बच्चे का कोई काम में ध्यान नहीं है तो फिर कैसे कर पाएगा, जल्दी नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चे का ध्यान है काम करने में, जैसे मम्मी लोग कहती हैं कि तुम्हें खाना नहीं बनाना आता या तुझे काम ये नहीं काम करना आता, तेरा ध्यान ही नहीं है। अगर आपका ध्यान उस चीज़ में होगा, अगर आप सीखेंगे, अगर आपका उस चीज़ में ध्यान होगा तो आप जल्दी सीखेंगे। अगर आपका ध्यान नहीं है, मोबाइल में लगे पड़े हैं और कॉपी से लिखे जा रहे हैं, तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण के जो कारक होते हैं वो हम जान लेते हैं। ये तो हमारे सारे व्यक्तिगत कारक हो गए थे। अब हम आएंगे पर्यावरणीय कारक के बारे में। तो देख लें, आसपास का वातावरण। जो आसपास का वातावरण होता है बालक के जो सीखने में अधिगम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो आसपास का घर के पास पड़ोस का वातावरण जो होता है वो जल्दी, अगर आपका पास पड़ोस जो अच्छा है, अच्छे आप घर में रहते हैं, अच्छी बस्ती में रहते हैं, तो आप अच्छे से बोलना सीखेंगे, अच्छे से इंटरेक्ट करना सीखेंगे, किस तरीके से किसी से बात करनी है, किस तरीके से प्यार से बोलना है। लेकिन अगर आप मलिन बस्ती या गाली गलौज वाली गली में पहुंच जाएं, अब वहाँ के बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं। अगर बच्चा दूसरे बच्चे को गाली देते हुए सीखेगा तो वो भी गाली देना सीख जाएगा, है ना। अगर बच्चे किसी के अच्छे घर में गए, उसने थैंक यू कहा आपसे, है ना, अगर उसने थैंक यू कहा तो बच्चा सीखेगा इन्होंने थैंक यू कहा, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं। अगर बच्चा दूसरे बच्चे को गाली देते हुए सीखेगा तो वो भी गाली देना सीख जाएगा, है ना। अगर बच्चे किसी के अच्छे घर में गए, उसने थैंक यू कहा आपसे, है ना, अगर उसने थैंक यू कहा तो बच्चा सीखेगा इन्होंने थैंक यू कहा, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये नई चीज़ आ गई। तो थैंक यू भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसने थैंक यू सोचा मन में, तो उसने कहा कि चलो मैं भी थैंक यू बोलूँगा और सब लोग मुझे भी वेरी गुड कहेंगे। तो उसने अब कहीं गया, किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू कहा उसने। तो ये बच्चे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सामाजिक वातावरण, समाज का जो वातावरण होता है हमारे आस पास का, विद्यालय का, सामाजिक वातावरण में तो सारे आ जाएंगे। सांस्कृतिक वातावरण भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बालक के लिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति होती है वो हमें अच्छे तरीके से किस तरीके से बिहेव करते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ना ही सिखाती है संस्कृति। विचार होते हैं, अच्छे जो विचार लाती है वो हमारी संस्कृति लाती है। दूसरा नेक्स्ट आ जाएगा अध्यापक के साथ संबंध। अध्यापक यानी कि टीचर के साथ जो संबंध होते हैं बालक के, गुरु और शिष्य का जो संबंध होगा, अगर वो पिता के समान होगा तो वो और अच्छे से बालक को समझ पाएगा। ये नहीं कि टीचर समझाए जा रहे हैं और बच्चे को समझ में आ ही नहीं रहा, वो पूछ भी नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चा नहीं सीख पाता है। टीचर को अगर सिखाना है बच्चे को तो उसके सारी जो भी उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसके एक तो एक्सप्रेशन से, क्योंकि सबसे पहले होता है एक्सप्रेशन। बच्चे का एक्सप्रेशन भी अलग होगा। अगर वो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो बस वो मुंह बना के बैठ जाएगा, हाँ हूँ करता रहेगा। लेकिन अगर उसको समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन भी पूछेगा, जिज्ञासु बनेगा उसके बारे में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा संचार माध्यम। संचार माध्यम का मतलब कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल से सीखना। तो अब हम जानेंगे अधिगम के प्रभावशाली विधियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ जल्दी लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे इस चैनल को, जैसे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं वैसे भी, तो आपको जल्दी मिल सके। तो देखते हैं सबसे पहले अधिगम के प्रभावशाली विधियाँ क्या क्या होती हैं। करके सीखना। जब बच्चा करता है उस चीज़ को, वो हमारी करके सीखने की विधि हो जाएगी। जब हम कुछ काम करते हैं तभी तो सीख पाते हैं। हम लोग कहते हैं मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब हम लगाने बैठते हैं, जब कोई टीचर हमें समझाता है और जब हम लोग लगाते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब हम लोग करके ही तो सीखते हैं, कुछ हम लोग करके सीखते हैं, उसे हम लोग ये करके सीखने की विधि में आ जाएगा। दूसरी हमारी होगी अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, दोबारा प्रैक्टिस करना, ट्राई अगेन एंड अगेन, दोबारा करते हैं। जब हम लोग बार बार करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो घुटने चलना सीखता है,
अनुकरण द्वारा सीख लिया था, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जब हम लोगों के अंदर समझ आ जाती है, परिपक्वता बढ़ जाती है और हम लोग की आयु भी बढ़ जाती है, उसके अनुसार हम लोगों का बुद्धि का विकास भी हो जाता है। जैसे कि कॉलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैं और वीडियो बना रही हूँ उसके ऊपर, तो आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जैसे कि जो आने वाली जो सिद्धांत है मैं आपको बता सकूँ, और जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए। मैंने जो निरीक्षण करके कॉलर का जो सिद्धांत था, उसमें कॉलर के सिद्धांत का नाम था अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। यानी कि जब उस कॉलर ने एक सुल्तान नामक जो बंदर थे, चिंपैंजी बंदर, उस पर प्रयोग किया था, तो उसको एक कमरे में बंद करके उन्होंने बाहर केले रख दिए थे और 2 छड़ी भी दे दी उसको। तो पहली छड़ी से उसने पहले उसने पूरा निरीक्षण, पूरा उसको समझा कि किस तरीके से समस्या को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से केले मिल सकें उसको। तो पहले उसने एक छड़ी से पाने की कोशिश करी, लेकिन उसको मिला नहीं। कहाँ मिल पाया भैया, छोटी वाली छड़ी थी तो उससे मिल नहीं पाया। एक बड़ी वाली छड़ी थी, तो उससे जब उसने खींचा तो केले मिल गए। तो हम लोग अनुकरण समझते हैं समस्या कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, तो हमारी वो निरीक्षण के अंदर आ जाएगी। परीक्षण करके सीखना, परीक्षण यानी कि प्रैक्टिकल करके सीखना। उस परीक्षण करके सीखने का मतलब होता है, जब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके सीखते हैं उसे ही हम लोग परीक्षण द्वारा सीखना कहते हैं। जब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि हाँ, ये जैसे बच्चों के अंदर होता है ना कि अरे चलो वो नाव बनाते हैं, नाव। अब वो कहते हैं कि नाव कैसे बनती है, तो वो कहते हैं चलो ये मैं बताते हूँ, या मैं बताती हूँ कि नाव ऐसे इधर मोड़ पेड़ को जो मोड़ते हैं, बनाते हैं, ये नाव बन जाती है। तो फिर दूसरा बच्चा उसके ऊपर परीक्षण करता है, प्रैक्टिकल करता है कि चलो मैं भी बना के देखता हूँ। वो भी प्रैक्टिस करता है और वो उसमें सफल हो जाता है। उसे ही हम लोग परीक्षण करके सीखने के अंतर्गत रखेंगे। तो 5वां आएगा प्रोजेक्ट विधि। जो हम लोगों का प्रैक्टिकल हो जाते हैं, योजना विधि होती है, वो हमारी प्रैक्टिकल विधि के अंतर्गत आएगा। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि ये बना के लाओ ये फाइल। हम कहते हैं अरे ये फाइलें बनाई जा रही हैं, इससे कोई फ़ायदा है, हम लोग फ्री में हमारा पैसा खर्च करना है, उससे भी हम लोग कुछ सीखते हैं। अगर हम जैसे कुकिंग आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं कुकिंग में, तो कुकिंग लेती हैं तो वो कहती हैं कि खाना बना के लाओ या कुछ भी करके लाओ, तो वो थोड़ा तो सीखती है ना। कुछ लोग हाँ बाहर से बनवा लाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ घर से बना कर लाती हैं, तो इससे वो सीखती हैं किस तरीके से करना है। सिलाई, ऐसे में सिलाई ली है तो उसे कपड़े बनाना सिखाए जाएंगे, किस तरीके से कपड़े बनाएं। फिर वो घर पर प्रैक्टिस करती हैं, उससे उनको थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उनको सीखना आ ही जाता है। और जो हम लोगों को असाइनमेंट देते हैं टीचर कि ये फाइल बना के लाओ, इसके ऊपर टॉपिक पर डिक्लेयर करके लाओ, उसको डिस्क्राइब करके लाओ, पूरा अगर समझेंगे नहीं, हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं दिया जाएगा तो हम लोग करते भी नहीं हैं। अगर हमारे ऊपर टीचर दबाव डालता है तभी हम लोग करते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं करते। हम लोग कहते हैं अरे रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे पढ़ो, पेपर दो, पास हो, है ना। तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता, हम लोग प्रोजेक्ट के विधि के अनुसार हम लोग काम नहीं करते, तो हम लोग कुछ सीखते भी नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है, प्रोजेक्ट विधि। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये पास में लगी जो घंटी है नीचे दिख रही होगी आपको, तो उस पर भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जो मेरी नई नई नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें और आप ज्ञानवानी होते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।